अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, ये तीन चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं अपना T20 वन शॉट सीरीज के इस लेक्चर में, इस एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 14 में। और आप जानते हैं कि T20 वन शॉट सीरीज का हमारा पर्पस ही क्या है, कि इसका गोल ही हमारे पास क्या है कि हमने पूरे इंग्लिश सिलेबस को विद 7 टेस्ट इस तरह डिजाइन किया है कि 20 घंटे में आपकी पूरी इंग्लिश की क्या हो, तैयारी हो जाए, पूरी इंग्लिश की प्रेपरेशन हो जाए। तो देखिए, अच्छा अब एक और बात याद रखें कि क्या होता है, समटाइम्स मैंने क्या किया हुआ है, जो SOS आपको दिया हुआ है ना, उसमें मैंने जैसे नाउन का लेक्चर लिखा हुआ है 1 आवर का, प्रोनाउन का लिखा हुआ है 1 आवर का, लेकिन जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई है तो वो लेक्चर बना है 1 आवर एंड 30 मिनट्स का, या 1 आवर एंड 20 मिनट्स का, या 1 आवर एंड 40 मिनट्स का। तो बेटे देखिए, किसी भी टीचर की क्या कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा आसानी के साथ, ज्यादा से ज्यादा क्लियरेंस के साथ चीजें बच्चों को पहुंचाए। तो इसी तरह मेरा भी ये होता है कि मैं इस तरह आपको पहुंचाऊं कि आपको सुनते वक्त ही चीजें क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं, सुनते हुए ही, देखते हुए ही आपकी चीजें क्या हो जाएं, आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाए। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन देखिए ये तो टीचर का रोल है ना। आप तो टीचर के लिए मतलब आप तो मुकीद नहीं है ना इस बात के, आप तो फ्री हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब लेक्चर सुनने हैं तो बेटे आपने इसकी स्पीड 1.25 कर लेनी है या 1.5 कर लेनी है अपनी आसानी के लिए, जितनी स्पीड पर आपको ये चीजें समझ में आए। यानी कि अगर 1 आवर एंड 30 मिनट्स का लेक्चर है और अगर आप उसको 1.5 की स्पीड पे सुनते हैं तो वो गालबन 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर 1.25 की स्पीड पे सुनते हैं तो वो गालबन 1 घंटा 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। तो क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आप जानते हैं कि 2026 जो है इसमें हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, काम थोड़ा ज्यादा करने वाला है, इसीलिए तो हमने अपनी ये T20 सीरीज को क्या किया, डिजाइन किया कि हम 20 घंटे में ना सिर्फ इंग्लिश को पढ़ सके बल्कि इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बट बेटे अपने इस 14th एपिसोड में सेंटेंस को, क्लॉज को और फ्रेज को। हम सबसे पहले सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस की काइंड्स को देखेंगे, फिर हम क्लॉजेस को देखेंगे, क्लॉजेस की काइंड्स को देखेंगे, फिर हम काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को देखेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा ही मजे का होने वाला है, बड़ा ही टेक्निकल होने वाला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके MD कैट के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से। सेंटेंस की टाइप्स की बात करने से पहले हमें सेंटेंस को समझना है। देखिए, नंबर 1 पे हमारे पास सेंटेंस में होती हैं 4 चीजें। जब तक ये 4 चीजें मुकम्मल नहीं होती हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। यानी कि आप सेंटेंस को 4 चीजों के साथ डिफाइन करते हैं। नंबर 1 आप सेंटेंस को बोलते हैं कि सेंटेंस या तो वर्ड होता है या वर्ड्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक भी हमारे पास देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, स्टूडेंट इज ही एन इंटेलिजेंट। अब ये ग्रुप है पूरे वर्ड्स का, इसमें वर्ड्स तो दिए हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या ये सेंटेंस है हमारे पास? ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक चीज जो लैक कर रही है वो क्या है, अरेंजमेंट। और जैसे ही हम इसकी अरेंजमेंट को ठीक करेंगे, जैसे देखिएगा हमने इसकी अरेंजमेंट को ठीक किया तो हमने सेंटेंस बना लिया, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इसकी जैसे ही अरेंजमेंट ठीक होती है तो साथ ही क्या होता है कि ये कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना शुरू कर देता है या इसका कुछ ना कुछ मीनिंग बन जाता है। ठीक है, तो अभी भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। हालांकि हमारे सेंटेंस में वर्ड्स हैं, हमारे सेंटेंस में अरेंजमेंट है, हमारे इसमें मीनिंग भी है, मैसेज भी है, लेकिन हमारे सेंटेंस में जो चौथी चीज नहीं है इस ग्रुप में, वो क्या है कि हमारे पास
मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर इसकी स्टार्टिंग नहीं है और एंडिंग नहीं है। आप समझते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और हम उसको खत्म करते हैं या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क पे या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। तो जब तक आप सेंटेंस को बाकायदा तौर पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे और आप उसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस नहीं बोल सकते। देखिए, ये 4 चीजों का पूरा होना जरूरी है। वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के साथ अरेंजमेंट होगी, मीनिंग होगा, और प्रॉपर्ली उसको स्टार्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब देखिए, आप अपने सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्ड्स होते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जो खास मैसेज कन्वे करते हैं, जिसको बकायदा तौर पर फॉर्मली स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो आपने याद रखना है, सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, स्टार्टिंग एंडिंग होगी, अरेंजमेंट होगी और मीनिंग होगा। उसके बाद देखिएगा, हमारे पास जब हम सेंटेंस की काइंड्स की बात करते हैं तो आपने याद रखना है, हमारे पास सेंटेंस की 3 तरह की काइंड्स होती हैं। सेंटेंस की पहली काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरी काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और तीसरी काइंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। 6 काइंड्स हमारे पास होती हैं स्ट्रक्चर पे, 5 काइंड्स हमारे पास होती हैं मीनिंग पे, और 4 काइंड्स हमारे पास बेटे होती हैं क्लॉज पे, जिसका अभी नम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया। अब देखिए, सेंटेंस की काइंड्स पढ़ने से पहले, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, मीनिंग या क्लॉज की काइंड्स पढ़ने से पहले ना, हमें 3 चीजों में डिफरेंशिएट करना लाजमी है। हमें इन चीजों का डिफरेंस पता होना लाजमी है, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? इनमें नंबर 1 हमारे पास बेटे क्या है, सेंटेंस, नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्लॉज, और नंबर 3 हमारे पास क्या है, फ्रेज। देखिए, जब हम बात करेंगे ना सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज की, तो हम इनको कुछ यूं डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, सेंटेंस में हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो क्लॉज में भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, फ्रेज में भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स तो एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस में भी होंगे, क्लॉज में भी होंगे, फ्रेज में भी होंगे। डिफरेंस कहां पर आएगा? देखिए, डिफरेंस आएगा कि सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसी तरह क्लॉज में भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं, यहां पर वर्ब लिखने का मतलब क्या है? यहां पर वर्ब लिखने का मतलब है कि यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, जो कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है। अब देखिए, सेंटेंस में वर्ड्स होंगे तो सेंटेंस भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकती है और फ्रेज भी हो सकता है। और अगर वो वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो सेंटेंस या तो वो ग्रुप जो है वो या तो सेंटेंस होगा या क्लॉज होगा, लेकिन फ्रेज नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, सेंटेंस जो होता है उसके अपने मीनिंग होते हैं, ठीक है, उसके अपने मीनिंग होते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। क्लॉज के भी मीनिंग होते हैं, उसके अपने मीनिंग होते हैं, वो भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन फ्रेज के अपने इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होते। यही वजह है कि ये 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसके कोई मीनिंग नहीं होते और जिसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी क्लॉज के साथ, तो उसके मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए। अब सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क आता है? जैसे देखिए, अब सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है, सेंटेंस भी मीनिंग है, क्लॉज में भी मीनिंग है। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर क्या है कि हम क्लॉज को क्या बना सकते हैं, किसी भी क्लॉज को क्या बनाया जा सकता है, सेंटेंस बनाया जा सकता है। और क्या करके सेंटेंस बनाया जा सकता है, उसको बकायदा तौर पर उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग करके उसको सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये मेरे पास क्या है, एक क्लॉज है। एक क्लॉज कैसे है कि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब प्रेडिकेट भी मौजूद है, सेंटेंस का मीनिंग भी है, लेकिन ये
कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस कब बनेगा? जब मैं इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगा, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने के बाद बेटे मैं इसको खत्म किस पे करूंगा? मैं इसको फुल स्टॉप पे खत्म करूंगा। जब भी हम किसी क्लॉज को स्टार्टिंग और एंडिंग लगाते हैं तो वो क्लॉज से क्या बन जाता है? वो क्लॉज से क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो आप किसी भी क्लॉज को क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप किसी भी फ्रेज को सेंटेंस नहीं बना सकते, और आप इवन किसी भी फ्रेज को क्लॉज भी नहीं बना सकते, क्योंकि फ्रेज तो वो 2, 3, 4 वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। सब्जेक्ट में, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, मीनिंग भी होता है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस वो तब बनेगा जब हम उसको कैपिटलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और सेंटेंस क्या होता है? जिसकी प्रॉपर स्टार्टिंग एंडिंग होती है, प्रॉपर मीनिंग होता है, प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो ये याद रखिएगा, जब तक आप ये 3 चीजों में डिफरेंस नहीं सीख लेंगे ना, तब तक आपको बातें समझ नहीं आएंगी। देखिए आगे जाकर जब हम काइंड्स ऑफ क्लॉज की बात करेंगे, तो जब तक आपको क्लॉज समझ नहीं आ रही होगी तब तक आपको काइंड्स ऑफ क्लॉज समझ नहीं आएगी। इसी तरह जब तक आपको फ्रेज समझ नहीं आएगी तब तक आप काइंड्स ऑफ फ्रेज को नहीं समझ पाएंगे। तो सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज का जो एक पिक्चर है ना, वो अपने ध्यान में आप बिठा लें। सेंटेंस और क्लॉज में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को क्लॉज बना सकते हैं, उसको स्टार्टिंग और एंडिंग करके, इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो आप याद रखिएगा ये 3 चीजों को, कौन कौन सी है? सेंटेंस है, क्लॉज, और हमारे पास बेटे क्या है? फ्रेज है। उसके बाद देखिएगा हम आते हैं सेंटेंस की काइंड्स पे, और सेंटेंस की काइंड्स में जो फर्स्ट काइंड है ना हमारे पास, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहां पर हम देखेंगे कि हम एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में हम एक ही सेंटेंस को 6 तरह से लिख सकते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए एग्जांपल से बात करेंगे। एफर्मेटिव क्या होता है? जब सेंटेंस में पॉजिटिवली किसी काम का होना, किसी काम का करना पाया जाता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं मस्बत जुमले। जैसे अभी हम बोलते हैं शी लव्स टू रीड नॉवल, उसे नॉवल पढ़ना पसंद है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अभी नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किस चीज का एडिशन करते हैं? नॉट का, और जिसमें काम का ना होना पाया जाता है। जैसे देखिए हम बोलते हैं शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। अब डज नॉट आ गया तो सेंटेंस क्या बना? नेगेटिव। आर नॉट आ गया तो सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। ऐसे सेंटेंसेस को हम किस पे खत्म करते हैं? फुल क्वेश्चन मार्क पे। जैसे हमारे पास है आर यू कमिंग, और ऐसे सेंटेंस को हम स्टार्ट भी किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। आर यू कमिंग, डज शी प्ले, तो ये हमारे पास क्या चल रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें नोट भी होता है और जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इजंट शी कमिंग टू द पार्टी, डोंट दे लाइक कॉफी। हमें क्या करना होता है? हमें नेगेटिव भी बताना होता है, क्वेश्चन भी पूछना होता है। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव है। WH इंट्रोगेटिव वो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम WH वर्ड यूज करके क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमारे पास WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? 8 वर्ड होते हैं हमारे पास, जिनको हम WH बोलते हैं, जिनको हम यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? WH इंट्रोगेटिव। जैसे हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? वेयर इज शी गोइंग, वो कहां जा रही है? ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं किससे? WH से। और WH स्टार्ट करने के बाद हम उनके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं।
जिसमें WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है और क्वेश्चन के साथ साथ सेंटेंस में किस चीज का एलिमेंट होता है, नॉट भी होता है। जैसे देखिए वाई WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा गया, साथ इजंट भी आ गया। WH का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा गया, साथ डोंट भी आ गया। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये 6 तरह का सेंटेंस होता है हमारे पास। जैसे देखें, अभी अगर मैं बोलता हूं कि शी इज कुकिंग फूड, तो हम इसको 6 तरह के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। शी इज कुकिंग फूड हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा, शी इज नॉट कुकिंग फूड। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इज शी नॉट, इज शी कुकिंग फूड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इज शी नॉट कुकिंग फूड। और WH इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, वाई इज शी कुकिंग फूड। और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि वाई इज शी नॉट कुकिंग फूड। देखिए, आप किसी भी सेंटेंस को 6 तरह के स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ, सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ था, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आप देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा, दे आर नॉट प्लेइंग इन द फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। WH इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, व्हेन आर दे प्लेइंग फुटबॉल, या वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, या हु आर प्लेइंग फुटबॉल। तो कोई भी आप सेंटेंस WH के साथ बना सकते हो। और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, व्हेन आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क एंड वेयर आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो ये 6 तरह का सेंटेंस होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास ये 6 सेंटेंस एग्जिस्ट करते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद है हमारे पास सेंटेंस की सेकेंड काइंड। और सेकेंड काइंड जो होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। हम यहां पर स्ट्रक्चर नहीं देखते, हम यहां पर मीनिंग देखते हैं कि सेंटेंस मैसेज क्या कन्वे कर रहा है और उस मैसेज के अकॉर्डिंगली हमारा सेंटेंस की काइंड होती है। जैसे देखिए, मैं सबसे आसान वाले से स्टार्ट करता हूं। सबसे आसान वाला क्या है, ऑप्टेटिव। जब भी आप सेंटेंस में किसी को दुआ दे रहे हो या आप सेंटेंस में किसी को बद्दुआ दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव होता है। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, मे यू फाइंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आपको जिंदगी में खुशियां मिले। लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन की उम्र दराज हो। ऐसी सूरत में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को याद रखिएगा, हम किसके साथ लिखते हैं, मे के साथ, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, दुआ दे रहे होते हैं या बदुआ दे रहे होते हैं। जब भी सेंटेंस में आप कोई दुआ या बदुआ दे रहे हैं तो मीनिंग के लिहाज से आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी है, आपके सेंटेंस की काइंड है ऑप्टेटिव। और जब भी आपके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, जब भी आपके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, और आप समझते हैं, आप 8th 9th 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़कर आते हैं, जहां पर हम बात करते हैं फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस की, हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ सॉरो की, और हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ अमेजमेंट की, जिनके लिए आपको याद होगा आप इंटरजेक्शन यूज करते थे। हैप्पीनेस के लिए आप कौन सा यूज करते थे, हुर्रा। आप अफसोस के लिए कौन सा यूज करते थे, अलास। और आप अमेजमेंट के लिए क्या यूज करते थे, वाओ। जब आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ना किसी भी तरह की, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस को हम किस पे खत्म करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। जैसे देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, हम सनसेट के बारे में फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यार क्या ही खूबसूरत सनसेट है, आई कांट बिलीव वी वोन द गेम, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि हम मैच जीत गए हैं। तो ये जब भी आप फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे सेंटेंस में और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे आपका सेंटेंस बेटे क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। व्हाट टाइम इज योर अपॉइंटमेंट, आर यू कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस। और आपने याद रखना है कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने हमें
हमेशा किस पे खत्म करना है, क्वेश्चन मार्क पे एंड करना है। फिर उसके बाद याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, जिसमें हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को किसी काम से फॉरबिड करते हैं यानी कि मना करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को याद रखिएगा। हम सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करते बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। जैसे देखें, प्लीज क्लोज द विंडो, टर्न ऑफ द लाइट, रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज के साथ, और टर्न ऑफ द लाइट क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। इसी तरह जैसे आप बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस करते हैं डोंट टेल अ लाई, आप मना करते हैं डोंट स्मोक, आप मना करते हैं कि सिगरेट मत पियो। तो जब भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा होगा, एडवाइस की जा रही होगी, रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाएगा। तो याद रखना है ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई डेटा बताते हैं, जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हम कोई भी मैसेज सिंपल कन्वे करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बेटे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। या इन सेंटेंसेस को सिंपल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, या इन्हीं सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है। तीन नाम होते हैं इनके, याद रखना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताई जा रही है। शी एंजॉयज रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, अगेन एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, एक ट्रूथ बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास 5 काइंड्स है सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, जहां पर हम सेंटेंस में मीनिंग देखते हैं। अगर प्रे और कर्स है तो क्या आएगा, ऑप्टेटिव। अगर फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है तो क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड है तो क्या आएगा, इंपेरेटिव। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई डाटा है, कोई मैसेज है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर हम क्या ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद है बेटे हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको पहली बात पता होनी चाहिए क्लॉज, और दूसरी बात आपको बेटे क्या पता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जब तक आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का पता नहीं चलेगा ना, बिलीव मी, तब तक आप ये काइंड नहीं कर सकते। वैसे हम देखते हैं, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने सेंटेंस में क्लॉजेस काउंट करनी है। और क्लॉज को हम कैसे डिफाइन करके आए हैं, हमने कहा है ये क्लॉज क्या होती है, क्लॉज वर्ड्स होते हैं जिनमें बकायदा तौर पर सब्जेक्ट होता है और जिसमें हमारे पास वर्ब होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में एक क्लॉज हो, अगर हमारे सेंटेंस में क्लॉज ही एक हो, तो आपने याद रखना है वो एक क्लॉज डेफिनेटली कौन सी क्लॉज होगी, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो ऐसी सूरत में हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल होगा। एक क्लॉज होगी और वो एक क्लॉज डेफिनेटली क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। अगर हमारे सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हो तो हमारा सेंटेंस होगा कंपाउंड, और अगर हमारे सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हो तो हमारा सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब 2 के साथ कंपाउंड और 2 के साथ कॉम्प्लेक्स, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस आपके पास इंडिपेंडेंट होंगी, अगर आपके पास दोनों क्लॉजेस बेटे क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड। और अगर आपके सेंटेंस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी और उसके साथ एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी, तो आपने याद रखना आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स। आपके पास अगर 2 क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। आपके पास 2 क्लॉजेस हैं और इनमें से एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा बेटे, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहां पर हम 2 क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे हैं, तो इंग्लिश में डेफिनेटली 2 क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा। तो हम ये देखेंगे इंग्लिश में कि 2 इंडिपेंडेंट को क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। देखें 3 चीजें हैं जो हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। उनमें नंबर 1 चीज जो हमारे पास है
वो है सेमीकोलॉन। देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला क्या है कि जहां पर भी दो क्लॉजेज होंगी और दो क्लॉजेज को कंबाइन किया गया होगा किसके साथ, सेमीकोलॉन के साथ, तो आपने फौरन समझ आना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज कौन सी है, इंडिपेंडेंट, और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपका सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड। सेमीकोलॉन हम तब यूज करते हैं सेंटेंस में जब दोनों तरफ की क्लॉजेज क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। दूसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन सी होती है, फैन बॉयज वाली। फैन बॉयज वाली कंजंक्शन यानी कि हमारे पास कौन सी बनती है, हमारे पास फॉर है, हमारे पास एंड है, हमारे पास नॉर है, हमारे पास बट है, हमारे पास और है, हमारे पास येट है, और हमारे पास सो है। ये कौन सी कंजंक्शन है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनको हम फैन बॉयज का निमोनिक्स बनाकर याद करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज को फैन बॉयज में से किसी एक कंजंक्शन के साथ कंबाइन किया गया है, तो आपने याद रखना है आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी रहने वाली है, कंपाउंड। और तीसरा आपके पास क्या है, जिनको बेटे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे आपके पास वर्ड है मोर ओवर, जैसे आपके पास वर्ड है नेवरदीलेस, जैसे आपके पास वर्ड है एज अ रिजल्ट। ठीक है, मैं आगे चल के आपको पूरी की पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा क्लॉजेज वाले में, ये कंजंक्टिव एडवर्ब की। आपके पास वर्ड है हाउएवर, ये जो वर्ड्स आपके पास होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। देखें, अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज के दरमियान में कंजंक्टिव एडवर्ब यूज किया गया है, तो उससे पहले आपको सेमीकोलॉन यूज करना और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, कॉमा। ऐसी सूरत में जब आपके सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज किया गया है और उससे पहले कॉमा, सेमीकोलॉन यूज किया गया है, उसके बाद कॉमा यूज किया गया है, तो आपने समझ जाना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज बेटे कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने की वजह से आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। देखिए ये बात पल्ले बांध लीजिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो और वो दो क्लॉजेज कब क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेंटेंस में इकट्ठा जोड़ने के लिए इंग्लिश में तीन तरीकाकार है। नंबर 1 क्या यूज किया जाएगा, सेमीकोलॉन, नंबर 2 क्या यूज किया जाएगा, फैन बॉयज कंजंक्शन, और नंबर 3 क्या यूज किया जाएगा, कंजंक्टिव एडवर्ब। ऐसी तीनों सूरतों में आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड, क्योंकि आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। उसके बाद आपने याद रखना है कंप्लेक्स के लिए। देखें, कंप्लेक्स के लिए आपके पास क्या होता है, कंप्लेक्स के लिए आपके पास बेटे क्या होता है, याद रखिएगा, कंप्लेक्स में आपके पास कितनी क्लॉजेज होती हैं, दो क्लॉजेज होती हैं। जब दो क्लॉजेज होती हैं तो उनमें एक क्लॉज आपके पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और दूसरी क्लॉज क्या होगी, डिपेंडेंट। अब हमें सेंटेंस में से कैसे पता चलेगा, देखें इंग्लिश में दो चीजों को यूज किया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इकट्ठा करने के लिए। नंबर 1 इंग्लिश में यूज किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास कौन सी होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास होती है इफ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है व्हेन, हमारे पास है व्हाइल, हमारे पास है बिकॉज, हमारे पास है अनटिल, हमारे पास है अनलेस, हमारे पास है सिंस। ये सबसे मैं मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिख रहा हूं। ये आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हो और दोनों क्लॉजेज को कंबाइन किया जाए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, तो आपने समझ लेना है
कि आपके सेंटेंस की एक क्लॉज क्या है इंडिपेंडेंट और एक क्या है डिपेंडेंट। जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएगा वो क्या बनेगी, डिपेंडेंट क्लॉज बनेगी। ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस बेटे क्या होगा, कंप्लेक्स होगा। नंबर 2 आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। जहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास है हु का वर्ड है, हुज का वर्ड है, होम का वर्ड है, आपके पास व्हेन का वर्ड है, वाई का वर्ड है, जितने भी WH वर्ड हैं ये आपके पास यूज होते हैं और इनके साथ डैड का वर्ड यूज होता है रिलेटिव के लिए। जब भी आपके पास सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो आपने समझ जाना है आपकी एक क्लॉज क्या है इंडिपेंडेंट और एक क्लॉज क्या है डिपेंडेंट, और आपका सेंटेंस क्या है बेटे कंप्लेक्स। आपने याद रखना, देखिए याद रखना बड़ा आसान है। याद रखना कैसे आसान है, 3 चीजें आप याद रखेंगे किसके लिए, कंपाउंड के लिए। अगर 2 क्लॉजेज हैं, सेमीकोलन है, तो आपका सेंटेंस कंपाउंड है। अगर आपके पास फैन बॉयज हैं 2 क्लॉजेज के साथ तो आपका सेंटेंस कंपाउंड है। अगर आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब है उससे पहले आपके पास सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन है और बाद में कॉमा है, तो आपका सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। लेकिन अगर आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लेक्स है। और अगर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब भी क्या है कि आपके पास सेंटेंस में 2 क्लॉजेस के साथ रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लेक्स है। और कंपाउंड कंप्लेक्स का याद रखिएगा, कंपाउंड कंप्लेक्स में हमारे पास होती हैं 3 क्लॉजेज। यहां पर हमारे पास 2 क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, और एक क्लॉज हमारे पास बेटे क्या होगी, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज याद रखिएगा, ये जो सेमीकोलन, फैन बॉयज और कंजंक्टिव एडवर्ब है ना, ये आप समझ ले कीवर्ड होते हैं किस चीज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज का। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज का कीवर्ड होते हैं। तो आपके पास सेंटेंस में 3 क्लॉजेज होंगी जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि 2 के साथ लाजमी तौर पर सेमीकोलन यूज होगा, या आपके पास क्या यूज होगा, फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन यूज होगा, या आपके पास क्या यूज होगा, कंजंक्टिव एडवर्ब यूज होगा। ऐसी सूरत में आपके पास सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रहेंगी और एक आपके पास क्या रहेगी, डिपेंडेंट क्लॉज। अब जैसे देखिएगा हमने क्या कहा, अभी जरा एग्जांपल्स देख लीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द कमेटी रीच्ड। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कमेटी, रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन आफ्टर आवर ऑफ डिस्कशन। ये पूरे का पूरा एक हमारे पास प्रेडिकेट है, यानी कि हमारे पास सेंटेंस में क्लॉज ही कितनी है, हमारे पास सेंटेंस में क्लॉज ही एक है, तो इसका मतलब आपके पास सेंटेंस कौन सा है, सिंपल। इसी तरह इनोवेशन ड्राइव्स प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी, हमारे पास एक क्लॉज है तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, सिंपल। आप एग्जांपल्स को देख रहे होंगे, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड द कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्लियरली। अगेन हमारे पास एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट के साथ हमारे पास एक क्लॉज है, तो डेफिनेटली हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल। जब आपके पास सेंटेंस में एक क्लॉज होगी तो आपका सेंटेंस याद रखेंगे, आपका सेंटेंस क्या रहेगा बेटे, सिंपल रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये 2 क्लॉजेज है और 2 क्लॉजेज को आप देख रहे हैं किसके साथ जोड़ा गया है, फैन बॉयज के साथ। फैन बॉयज के साथ जोड़ा जाएगा तो याद रखना है आपकी दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट, और आपका सेंटेंस बेटे क्या बनेगा, कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट आउट टू प्ले, दोनों क्लॉजेज को कंबाइन किसके साथ किया गया है, सेमीकोलन के साथ। और सेमीकोलन के साथ कंबाइन करने का मतलब आपकी दोनों क्लॉजेज क्या है, इंडिपेंडेंट, और आपका सेंटेंस क्या है बेटे, कंपाउंड। इसी तरह, शी वाज टायर्ड हाउएवर, और हाउएवर से पहले आप देख रहे हैं सेमीकोलन है और उसके बाद क्या है, कॉमा, कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया 2 क्लॉजेज के लिए, तो अगेन आपके पास सेंटेंस आपका क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। जब आपके पास 2 क्लॉजेज होंगी और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होंगी तो आपका सेंटेंस बेटे क्या रहेगा, आपका सेंटेंस रहेगा कंपाउंड। उसके बाद देखिएगा, ऑल्दो आ गया,
बिकॉज आ गया और हु आ गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु, या कंजंक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया आल्दो और बिकॉज। दो क्लॉजेस के साथ अगर आपके पास आ जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो आपने याद रखना है आपका सेंटेंस क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ऐसी सूरत में आपकी एक क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और दूसरी क्लॉज आपके पास क्या होगी, डिपेंडेंट। उसके बाद आप देखिएगा आल्दो इट वाज रेनिंग। अब इट वाज रेनिंग ये क्लॉज है जिसके साथ आल्दो लिखा हुआ है। अब आल्दो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसके साथ आया तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज बन गई, ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। वी वेंट फॉर अ हाइक, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एंड वी इंजॉयड, फैन बॉयज लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके बाद वाली भी इंडिपेंडेंट है और इससे पहले वाली भी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, हमारा सेंटेंस रहेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह आप देखेंगे शी डिडंट फिनिश हर होमवर्क, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, बिकॉज शी वाज टाइड, बिकॉज आ गया तो ये क्या बन गई, डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। बट शी प्रॉमिस टू, बट की वजह से यानी कि फैन बॉयज की वजह से ये क्या बन गई, इंडिपेंडेंट। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब अगेन हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप देखेंगे वाइल आ गया, वाइल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो हमारी ये क्लॉज क्या बन गई, डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। द फोन रैंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई। उसके बाद एंड आ गया यानी कि फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, तो ये क्लॉज हमारे पास क्या बन गई, इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो अगेन हमारे सेंटेंस की काइंड कौन सी होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास सेंटेंस की कौन सी काइंड है जो हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज। और ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेज बेटे हमारे पास कितनी काइंड्स बनती हैं, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ काइंड बनती है चार। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हमारे पास बनती हैं पांच, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनती हैं, छह, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब जैसे याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं अभी आपको तीन एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस देखिएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से आपसे पूछूंगा ना तो आप कहेंगे कि सर ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम मीनिंग के हिसाब से पूछूंगा तो ये मीनिंग के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है, ये मीनिंग के हिसाब से डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और अगर मैं क्लॉज के हिसाब से पूछूंगा तो क्लॉज के हिसाब से ये कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो याद रखिएगा ही इज एन इंटेलिजेंट सेंटेंस, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह ओपन द विंडो, ओपन द विंडो को जो अब आप देखेंगे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है मीनिंग के लिहाज से, और ये क्लॉज के लिहाज से अगेन हमारे पास चूंकि एक क्लॉज है तो क्या रहेगा, सिंपल। इसी तरह हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, एफर्मेटिव। ये हमारे पास काइंड मीनिंग के लिहाज से क्या है, एक्सक्लेमेटरी। और ये हमारे पास क्लॉज के हिसाब से क्या है, सिंपल, क्योंकि इसमें एक क्लॉज है। तो हम इस तरह अपने सेंटेंस में क्या करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, मीनिंग के हिसाब से क्या है और क्लॉज के हिसाब से क्या है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है। मैं बड़े यकीन और एतमाद से कहता हूं कि आज का लेक्चर लेने के बाद आपके ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज वाला प्रॉब्लम होगा ये ना सिर्फ आपके एमडी कैट के लिए सॉल्व हो जाएगा बल्कि सारी जिंदगी के लिए आपका ये मसला हल होने वाला। मैं कोई थोड़ा सा अपना जो टीचिंग मेथड है, थोड़ा सा जो टीचिंग स्टाइल है वो थोड़ा रवायती तरीके से हट के आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला क्लॉजेज को और टाइप्स ऑफ क्लॉजेज को। देखें कि जब तक हम तीन चीजों के डिफरेंस को नहीं समझते हैं ना तब तक हमें कोई बात भी समझ नहीं आने वाली। और वो तीन चीजें कौन सी हैं हमारे पास, उनमें नंबर 1 चीज हमारे पास बेटे कौन सी है, सेंटेंस। नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्लॉज। और
नंबर 3 हमारे पास क्या है, फ्रेज। देखिए, जब तक हमें इन तीन चीजों का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हमें कोई चीज भी समझ नहीं आने वाली। देखिए, सेंटेंस में हमने क्या कहा कि सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड्स क्लॉज में भी होते हैं और वर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेज में भी होते हैं। ठीक है, तीनों ही जो होते हैं वो तीनों ही एक चीज तीनों में पाई जाती है। मतलब वर्ड्स तो हैं, सेंटेंस में भी है, क्लॉज में भी है, फ्रेज में भी है। अच्छा, सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। और इसी तरह क्लॉज में भी हमारे पास बेटे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज हमारे पास 2, 3, 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो जब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है कि आप इसका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जबकि क्लॉज में चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, तो फर्क सिर्फ कहां पर आ जाता है सेंटेंस और क्लॉज में। याद रखिएगा कि सेंटेंस की हमारे पास प्रॉपर स्टार्टिंग होती है, जैसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास प्रॉपर एंडिंग होती है, जैसे हम उसको फुल स्टॉप पे, क्वेश्चन मार्क पे या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड करेंगे। लेकिन क्लॉज को हम बकायदा तौर पर इस तरह स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो क्लॉज नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, सेंटेंस बनेगी। लेकिन बवक्ते जरूरत हम किसी भी क्लॉज को क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है कि 4 तरह के हमारे पास जो सेंटेंस है उसकी 4 काइंड्स होती, टाइप्स होती है हमारे पास क्लॉज के हिसाब से। उसमें हमारे पास क्या था, सिंपल था, हमारे पास क्या था, कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स था, और हमारे पास क्या था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, अच्छा आप देखिए, हमने कहा अगर हमारे पास एक क्लॉज होगी तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल। अगर हमारे पास 2 क्लॉजेज होंगी तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड। अगर हमारे पास 2 क्लॉजेज होंगी और तो हमारा सेंटेंस हो सकता है कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क था कि कंपाउंड में दोनों क्लॉजेज हमारे पास क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, जबकि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और एक क्या होगी, डिपेंडेंट। और अगर हमारे पास 3 क्लॉजेज हो जिसमें से हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, तो ऐसी सूरत में हमारे सेंटेंस में की काइंड हमारे पास क्या होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगी। अब देखें, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़कर जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि हमारे पास हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेज लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा सिंपल में हमारे पास कितनी क्लॉजेज हैं, एक। कितनी क्लॉज है, एक। कंपाउंड में कितनी क्लॉजेज हैं, 2। कॉम्प्लेक्स में कितनी क्लॉजेज हैं, 2। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कितनी क्लॉजेज हैं, 3 है। तो हम किसी भी क्लॉज को सेंटेंस का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी क्लॉज को खुद इटसेल्फ सेंटेंस भी बना सकते हैं एक क्लॉज के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और जहां पर भी हम वर्ड क्लॉज बोलेंगे ना, तो जहां पर भी हम वर्ड क्लॉज बोलें तो आपको समझ आना चाहिए कि क्लॉज का मतलब एक ऐसा वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स का, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं कहता हूं, सेंटेंस नहीं, मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूं कि बेटे मुझे ये बताइएगा ये क्या है, ये फ्रेज है या क्लॉज है। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, प्रेडिकेट कंप्लीट है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब होगा, जब हम इसको प्रॉपर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ऐसी सूरत में जब हम इसको प्रॉपर स्टार्ट और एंड नहीं करते, हम इसे क्या बोलेंगे, ये
क्या है, क्लॉज है। और अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, मैं बोल दूं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास बेटे क्या बनने वाला है, जब मैं इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूं, फुल स्टॉप पे खत्म कर दूं, तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। और ये एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसमें कितनी क्लॉज होगी, जिसमें एक क्लॉज होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो हम क्लॉज को सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हम फ्रेज से सेंटेंस नहीं बना सकते। फ्रेज अब क्लॉज के साथ जुड़ेगा ही तो कोई मीनिंग देगा, अदरवाइज फ्रेज का अपना इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, अब उसके बाद देखें, जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ क्लॉज में हमें दो चीजों के बारे में जो है वो पढ़ना होता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देखें, जब भी हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की बात करेंगे तो आपने याद रखना है, प्राइमरली तौर पर बेसिकली हमारे पास दो काइंड्स होती हैं क्लॉज की। नंबर वन जो हमारे पास है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और नंबर टू हमारे पास है वो क्या है जी, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, पहली बात क्या है कि इसका क्या होना जरूरी है, क्लॉज होना जरूरी है। और मैं दोबारा बोल देता हूं कि जहां पर भी हम क्लॉज की बात करेंगे ना, तो जैसे मैं बोलूं ना ये क्लॉज है या फ्रेज है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है उसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ उसमें वर्ब है। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, क्लॉज। और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, वो दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी सूरत में वो हमारे पास क्या होगा बेटे, फ्रेज होगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास पहली टाइप है क्लॉज की, और नंबर टू डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास सेकंड टाइप है क्लॉज की। क्लॉज की प्राइमरली टू काइंड्स हैं, टू टाइप्स हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, जैसे नाम से ही है इंडिपेंडेंट क्लॉज और नाम से ही है डिपेंडेंट क्लॉज। अब उर्दू ट्रांसलेशन तो आपको मैं ये बताने से रहा कि इंडिपेंडेंट हर चीज को, उस चीज को कहते हैं जो खुद इटसेल्फ स्टैंड करती है, और डिपेंडेंट हम हर उस चीज को बोलेंगे जो इटसेल्फ स्टैंड नहीं करती, बल्कि उसको किसी दूसरे का सहारा लेना होता है, वो डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे के ऊपर। अब देखें, मैं कोई भी क्लॉज लिखता हूं, जैसे फर्ज करें अगर मैं क्लॉज लिखता हूं जी, ही गोज टू स्कूल। अभी आपको ये बात समझ में आने वाली है कि कब हमारी कोई क्लॉज डिपेंडेंट होती है और कब हमारी कोई क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है। बिलीव मी, अगर आप 5 मिनट कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुन लेंगे तो आपको सारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब देखिए, मैंने आपके सामने क्लॉज लिख दी। क्लॉज मैंने आपके सामने क्या लिखी है जी, ही गोज टू स्कूल। अगर हम इसको कैपिटलाइज करेंगे और इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, तो ये क्लॉज हमारे पास क्या बन जाएगी, ये क्लॉज हमारे पास सेंटेंस बन जाएगी। लेकिन अभी ये हमारे पास क्लॉज है और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा हुआ, कुछ और नहीं लिखा हुआ, एक प्रॉपर हमारे पास क्लॉज लिखी हुई है। अब इसको हम ये बोलेंगे कि जब मैं इसको सेंटेंस बना सकता हूं, मैं इसको क्या बना सकता हूं, सेंटेंस बना सकता हूं कैपिटल लेटर के साथ और फुल स्टॉप के साथ, तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होने का मतलब क्या है कि हमें ये कैसी क्लॉज है जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती है और ये इंडिपेंडेंटली क्या बना सकती है, सेंटेंस बना सकती है। लेकिन देखें, इंग्लिश में जब हम एक ही सेंटेंस में, जैसे अभी हमने बोला कि सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं क्लॉजेज के ऊपर, 2 क्लॉजेज होंगी कंपाउंड में, 2 क्लॉजेज होंगी कॉम्प्लेक्स में और 3 क्लॉजेज होंगी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। तो हमें इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज तो लाजमी तौर पर चाहिए होगी। जब हमें इनको जोड़ने के लिए लाजमी तौर पर चीज चाहिए होगी ना, तो ग्रामर हमें ये बताती है कि आपने इंडिपेंडेंट को किस चीज से जोड़ना है और आपने डिपेंडेंट को किस चीज से जोड़ना है। अगर हम उस चीज पर फोकस कर लें तो बिलीव मी, हमारा सारी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। और जब तक आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ नहीं आता ना, तब तक आपको बाकी काइंड्स इसकी समझ नहीं आ सकती क्लॉजेज की। तो हमें पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का समझ आना। आप देखिए, मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके साथ एक वर्ड का एडिशन कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि अब ये सेंटेंस है व्हेन ही गोज टू स्कूल। ठीक है,
अब मैं इसका सेंटेंस क्या बना रहा हूं, मैंने क्या एडिशन कर दिया, व्हेन ही गोज टू स्कूल। अब देखिए मैंने इसके साथ जो वर्ड ऐड किया है वो हमारे पास है व्हेन। ये मैं वर्ड व्हेन ऐड कर सकता था, मैं वर्ड इफ ऐड कर सकता था, मैं वर्ड व्हाइल ऐड कर सकता हूं, मैं वर्ड बिकॉज ऐड कर सकता हूं, मैं वर्ड क्या ऐड कर सकता हूं, अनटिल ऐड कर सकता हूं, अनलेस ऐड कर सकता हूं। यानी कि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूं जब मैं इस क्लॉज को सेंटेंस में किसी और क्लॉज के साथ जोड़ूंगा। अच्छा, अब ये जितने वर्ड्स हैं ना आपके सामने, इसको हम इंग्लिश में बेटे क्या बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पल्ले बांध लीजिएगा बात, जब भी किसी क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा तो वो क्लॉज हमारे पास 110% क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता ही किसके साथ है, जिस क्लॉज के साथ है, जो कौन क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर फर्ज करें मैं बोलता हूं हु गोज टू स्कूल, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर मैं सेंटेंस इस तरह बोलता हूं, मैं बोलता हूं द बॉय हु गोज टू स्कूल इज माय ब्रदर, तो मैं इसको सेंटेंस को इस तरह कोई बना लेता हूं। अब यहां पर ये जो हु का वर्ड यूज हुआ है ना, आप प्रोनाउन में काइंड पढ़कर आए हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास होते हैं हु होता है, आपके पास हुज होता है, आपके पास हुम होता है, आपके पास डैट होता है, आपके पास विच होता है। ये कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बाकी भी हमारे पास होते हैं, WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन में बड़ी डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है, और जिस बच्चे ने रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए मेरी सजेशन होगी कि वो हमारे प्रोनाउंस के लेक्चर में जाए और वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का लेक्चर जरूर पढ़ ले, ठीक है, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आने वाली उसकी। अब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो एक और बार पल्ले बांध लीजिएगा, जिस क्लॉज के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आने का मतलब क्या है कि वो क्लॉज हमारे पास बेटे क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। देखिए इंग्लिश में दो चीजें हमें ये बताती हैं कि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है, और वो दो चीजें हमारे पास कौन सी हैं, वो दो चीजों में से नंबर 1 हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और नंबर 2 हमारे पास बेटे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या होती हैं, जो इफ वाली कंजंक्शंस हैं, इफ है, व्हेन है, व्हाइल है, बिकॉज है, अनटिल है, अनलेस है, सिंस है। ये जो वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जब हमने सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को कंबाइन करना होता है तो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिस भी क्लॉज के साथ लिखा होगा वो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगी बेटे, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास हु है, हुम है, हुज है, डेट है, विच है। जिस क्लॉज के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होगा वो क्लॉज क्या होगी हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। हमने सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी तो कंबाइन करना होता है, जैसे हम कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना होता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तो याद रखिएगा हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करते हैं 3 तरीके से। वैसे हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये बात पढ़ी भी है, लेकिन यहां पर चूंकि हमारा खास तौर पर टॉपिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। नंबर 1 तो आपने ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कब होगी, जब आपके सेंटेंस में क्लॉज ही एक है, एक सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है, तो ऐसी सूरत में तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि आपका सेंटेंस में जो क्लॉज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप एक सेंटेंस तो बना नहीं सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज तो आपने तब लिखनी है जब वो किसी दूसरी क्लॉज के साथ आएगी। तो यहां पर हमारे पास अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज है ना, तो फिर तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास सेंटेंस में वो क्लॉज कौन सी है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपके पास दो क्लॉजेज हैं,
और उन दो क्लॉजेज को कंबाइन किया गया है किसके साथ? सेमीकोलन के साथ। जब दो क्लॉजेज को सेमीकोलन के साथ कंबाइन किया गया है तो तब आपने समझ जाना है कि दोनों क्लॉजेज क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सेमीकोलन यूज ही कब किया जाता है? जब आप दो क्लॉजेज को यूज करते हैं क्या करने के लिए? सेमीकोलन को यूज करते हैं क्या करने के लिए? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? फैन बॉयज। फैन बॉयज हमारे पास कौन सी कंजंक्शन होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। अगर आपके सेंटेंस में फैन बॉयज लिखा हुआ है और फैन बॉय से पहले कॉमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, याद रखिएगा, आपकी दोनों क्लॉजेज बेटे क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। उसकी वजह क्या है कि फैन बॉयज यूज ही तब किया जाता है जब सेंटेंस की दोनों क्लॉजेज क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगी तो फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पर कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कीवर्ड है किस चीज का? डिपेंडेंट क्लॉज का, तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कीवर्ड है किसका? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। और नंबर 3 हमारे पास क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वर्ड हमारे पास जैसे हैं हाउएवर है, हमारे पास वर्ड है मोर ओवर है, हमारे पास वर्ड है नेवरदीलेस है। अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लेंगे इसके बाद। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड्स है ना, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदीलेस, एज अ रिजल्ट, थस, स्टिल, ये जितने वर्ड्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। जब ये सेंटेंस के दरमियान में आए, इनसे पहले सेमीकोलन लिखा हुआ हो और इनके बाद कॉमा लिखा हुआ हो। सेमीकोलन लिखा हुआ होना जरूरी है और कॉमा लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर इनसे पहले सेमीकोलन लिखा हुआ है बाद में कॉमा लिखा हुआ है तो हमें समझ आना चाहिए कि सेंटेंस में मौजूद दोनों क्लॉजेज हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं जब सेमीकोलन के साथ लिखे हुए होते हैं तो ये हमारे पास कीवर्ड होते हैं किस चीज का? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। अब जरा देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि जब भी हमारे पास क्लॉज आएगा तो क्लॉज का मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हो और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद हो? वर्ब मौजूद हो। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होगा इसका मतलब है हम उसे क्लॉज नहीं बोलेंगे। वो फिर अगर हमारे पास अगर कोई 2-3 वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो फिर हम बेटे उसको क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे, फिर हम उसके क्लॉज नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि क्लॉज की प्राइमरली 2 काइंड्स होती हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और हमने क्या कहा कि हमें सेंटेंस में से वो चीज ढूंढना होती है जो सेंटेंस को क्या बना रही होती है? इंडिपेंडेंट बना रही होती है या डिपेंडेंट बना रही होती है। देखिए, अगर सेंटेंस में क्लॉज ही एक है, अगर सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज है, ठीक है, तो फिर तो हमें कोई दूसरी चीज सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। वो एक सिंगल क्लॉज हमारे पास डेफिनेटली कौन सी क्लॉज होगी बेटे? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो हम सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को तो सहारा चाहिए होता है किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज का, इसीलिए तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? इसीलिए तो उसका नाम ही क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज के वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। अगर सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज है तो इसका मतलब है वो एक सिंगल क्लॉज कौन सी होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं और हमें यह पता करना है कि इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है, डिपेंडेंट कितनी है, इंडिपेंडेंट कितनी है, तो हम ये देखेंगे कि क्लॉजेस के साथ क्या क्या आया है। जैसे अभी देखिए, अगर सेंटेंस में किसी क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? जो हम किसके साथ याद करते हैं? किस निमोनिक्स के साथ याद करते हैं? फैन बॉयज के साथ, ठीक है। हमारे पास फॉर है, एंड है, नॉर है, बट, और, येट एंड सो है। ये आप कहेंगे कि कीवर्ड होता है किस चीज का? इंडिपेंडेंट क्लॉज का। अगर फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्लॉज कौन सी है हमारे पास? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसी तरह
अगर सेमीकोलन लिखा हुआ है दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए, तो इसका मतलब वो दोनों क्लॉजेज हमारे पास कौन सी है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं। और नंबर 3 पर अभी हम बात कर रहे थे कंजंक्टिव एडवर्ब, और मैं अभी दोबारा आपको बता दूं कि कंजंक्टिव एडवर्ब का सेंटेंस में जब आए तो इससे पहले क्या होगा, कोलन होगा, और इसके बाद क्या होगा, कॉमा होगा, अगर इसके दोनों तरफ क्लॉजेज है। अगर दोनों तरफ क्लॉजेज नहीं है तो फिर इससे पहले कॉमा होगा और बाद में भी क्या होगा, कॉमा होगा। अगर पहले सेमीकोलन है बाद में कॉमा है तो आपने समझ आना ये कौन से वर्ड्स होंगे, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, फर्दरमोर, मोरओवर। आपने समझ जाना है कि आपकी दोनों क्लॉजेज कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। यानी कि सेंटेंस में अगर आपके पास एक क्लॉज है तो वो एक क्लॉज तो लाजमी तौर पर आपके पास कौन सी क्लॉज होने वाली है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना सकती है। ठीक है। और अगर आपके पास सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज हैं और आप देख रहे हैं कि उनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखी हुई है, फैन बॉयज लिखा हुआ है, तो ये पहली सिचुएशन होगी कि आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। अगर सेमीकोलन लिखा हुआ है तो आपकी क्लॉज क्या होगी, आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। और अगर आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब लिखा हुआ है, उससे पहले सेमीकोलन लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, तो अगेन आपकी दोनों क्लॉजेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। और अगर आपके पास सेंटेंस में क्या है, अगर आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बजाय आपके पास बेटे क्या लिखा हुआ है, हमने ये कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब होगा तो हमारे सेंटेंस हमारी क्या होगी, हमारे पास हमारी क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट। अब देखिए, अब जब सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस में एक क्लॉज हो और वो एक ही क्लॉज कौन सी हो जाए, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाए, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सेंटेंस किससे बनेगा, सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनेगा। डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते। सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज को सहारा चाहिए होगा किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का। यही वजह है कि हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कि वो डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। आप देखें, अगर सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या है, आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पढ़कर आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, और सबसे बड़ा कंजंक्शन जो आप इसके लिए यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इफ होता है। हमारे पास वर्ड्स होते हैं बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, दो, अनलेस, व्हाइल, एज, सो, व्हाट, ये जितने वर्ड्स हमारे पास होंगे ये सारे के सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। और ये जिस किसी क्लॉज के साथ भी आएंगे वो क्लॉज हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, हमारे पास हु है, हुम है, हुज है, डेट है, विच है, वेयर, व्हेन। जब भी हम इन वर्ड को सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे तो आपने समझ जाना है कि आपकी ये क्लॉज क्या होने वाली है, डिपेंडेंट क्लॉज होने वाली है। देखिए, जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, तब तक आपको क्लॉज की काइंड समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या, उसकी वजह समझ लें। देखिए, उसकी वजह ये है कि क्लॉज की हमारे पास दो काइंड टाइप्स होती हैं। हमारे पास एक कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज तब होगी जब सेंटेंस में सबसे पहली बात क्या है कि सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज होंगी, सेंटेंस में एक क्लॉज होगी तो वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर सेंटेंस में हमारे पास सेमीकोलन होगा तो क्लॉज क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास सेंटेंस में फैन वॉइस कंजंक्शन होगी तो हमारी क्लॉज क्या होगी, इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब होगा तो डेफिनेटली हमारे पास सेंटेंस में क्लॉज क्या होने वाली है, इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम एक क्लॉज के साथ सेंटेंस नहीं बना सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो और वो डिपेंडेंट क्लॉज हो। डिपेंडेंट क्लॉज तब होगी जब सेंटेंस में क्या होंगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगी। डिपेंडेंट क्लॉज तब होगी जब सेंटेंस में बेटे क्या होगा,
जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब देखिए बाकी जो 3 काइंड्स है ना सेंटेंस की, वो सब काइंड्स है किसकी? डिपेंडेंट क्लॉज की। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात क्या है कि क्लॉज होना जरूरी है, दूसरी बात क्या है? इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। देन हम तीसरे नंबर पे देखेंगे कि वो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज की 3 सब काइंड्स होती हैं हमारे पास। उसमें नंबर 1 हमारे पास है नाउन क्लॉज, नंबर 2 है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 है हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज। ये जो 3 है हमारे पास, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज, ये सब काइंड्स होती हैं बेटे। किसकी सब काइंड्स होती हैं? डिपेंडेंट क्लॉज की सब काइंड्स होती हैं। तो सेंटेंस में क्लॉज और क्लॉज का पहले क्या होना जरूरी है? डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद सेंटेंस की हमने काइंड देखनी है कि वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई सब काइंड्स नहीं होती। इंडिपेंडेंट एक इकलौता एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे। अब जैसे देखिए नंबर 1 पर है हमारे पास नाउन क्लॉज। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये ज़हन बनाएंगे अपना कि क्लॉज होना जरूरी है। और क्लॉज के लिए मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं कि क्लॉज आपने कैसे जस्टिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो हमारे पास क्या होंगी? क्लॉजेज होंगी। क्लॉज का मतलब ही क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। अब इन दो चीजों को आप अलग-अलग से जब देखेंगे, कंबाइन करेंगे तो आपका मसला सोल्व हो जाएगा। जैसे देखें हम इससे पहले नाउन को पढ़कर आए हैं। नाउन को हमने क्या कहा सेंटेंस में? हमने कहा किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और सेंटेंस में नाउन जो होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है सेंटेंस में किसका? या सब्जेक्ट का, या रोल प्ले कर रहा होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, या रोल प्ले कर रहा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। ये 3 चीजों के लिए हमारे पास नाउन यूज होता है सेंटेंस में। बात समझ आ रही है ना? जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं असलम, तो हम असलम को सेंटेंस में 3 तरह से यूज कर सकते हैं। हम या तो असलम को यूज करेंगे क्या करने के लिए? हम सेंटेंस में असलम को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, या तो हम सेंटेंस में असलम को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर या कंप्लीमेंट के तौर पर यूज करेंगे। पोजेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। तो ये फंक्शनली हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में नाउन को क्या यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब यहां पर बात यह है कि यहां पर हम नाउन को यूज नहीं कर रहे होते, यहां पर हम इसी फंक्शन के लिए क्लॉज को यूज कर रहे होते हैं। यानी कि सेंटेंस में जब आप किसी क्लॉज को, सब सेंटेंस में क्लॉज को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, सेंटेंस में क्लॉज को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, या कंप्लीमेंट के तौर पर यूज करें, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पे, तो फिर आपने समझ आना है आप उसको क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे। यानी कि ऐसी क्लॉज, और अगेन मैं बोल रहा हूं जब भी वर्ड क्लॉज आए ना आपके माइंड में तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप क्लॉज का मतलब क्या है। क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब। जब आपके सेंटेंस में, जब आपके ज़हन में क्लॉज आ जाए तो इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब। और जब आप इस कॉम्बिनेशन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर और कंप्लीमेंट के तौर पर यूज कर रहे होंगे, तो आपने समझ जाना है कि आप इस क्लॉज को जब सेंटेंस में यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के तौर पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज। क्योंकि वो सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा होगा, कर रही होगी? वो नाउन का रोल प्ले कर रही होगी। जिस तरह नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट होता है। जैसे देखिए जिस तरह असलम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, तो हम असलम को बोलेंगे नाउन है। और अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? नाउन क्लॉज है। ठीक है। अब जैसे देखिएगा, व्हाट शी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, देखिए मैं इसको यहां पे खत्म कर देता हूं, तो सेंटेंस में हमारे पास क्या बचता है? सेंटेंस में हमारे पास वर्ब बचता है, सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट बचता है, लेकिन सेंटेंस में हमारे पास क्या नहीं बचता? सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं बचता। इसका मतलब है यहां पर जो चीज भी लिखी हुई थी ना, वो सेंटेंस में क्या कर रही थी? किसका रोल प्ले कर रही थी? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही थी। फर्ज करें अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं असलम के साथ। मैं बोलता हूं असलम
सरप्राइज्ड एवरीवन, असलम ने सबको हैरान कर दिया। अब इसका मतलब मैंने यहां पर सेंटेंस में असलम को किसके तौर पर लिखा, सब्जेक्ट के तौर पर लिखा, लेकिन मैं सब्जेक्ट के तौर पर क्या लिख रहा हूं, what she decided। अब what she decided में आप देख रहे होंगे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास क्लॉज है, और क्लॉज होने के साथ साथ ये हमारे पास कौन सी क्लॉज है, ये सेंटेंस में और अच्छा अब ये क्लॉज तो बन गई। अब क्लॉज बनने के बाद आप व्हाट का वर्ड देख रहे होंगे, व्हाट का वर्ड, इसको मैं इसको अरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें पहली बात क्या होगी कि हमने क्या देखा क्लॉज में, हमने देखा जी क्लॉज में सब्जेक्ट है, हमने देखा क्लॉज में वर्ब है, इसका मतलब ये क्या बन गई, क्लॉज बन गई, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज बन गया। और फिर हमने देखा इसके साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, व्हाट। अब व्हाट कौन सा वर्ड होता है, व्हाट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज के लिए के साथ आएगा वो क्या आएगी, डिपेंडेंट क्लॉज आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नाउन क्लॉज होने के लिए, एडजेक्टिव क्लॉज होने के लिए, एडवर्बियल क्लॉज होने के लिए आपकी क्लॉज का पहले क्या होना जरूरी है, पहले डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। तो व्हाट इसे क्या बनाएगा, व्हाट इसे बनाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। फिर हम सेंटेंस में देखेंगे ये किसका रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट का, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। अब जैसे देखिए आई डोंट नो, अब आई डोंट नो का मतलब है कि व्हाट आई डोंट नो। अच्छा अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा कि नाउन जो क्लॉज होती है ना, ये नाउन क्लॉज क्वेश्चन का आंसर करती है, कौन से क्वेश्चन का, व्हाट और हु, क्या है और कौन है। ठीक है, बात समझ आ रही है। कोई भी क्लॉज जो इन दो क्वेश्चन को आंसर कर रही हो ना, व्हाट और हु, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो नाउन क्लॉज होगी। अब जैसे देखें आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट द क्लास। अब पहली बात ये देखें, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, लेफ्ट हमारे पास क्या है, वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास क्लॉज बनाते हैं। अब पहली बात तो ये तय होगी कि ये क्लॉज है। अब दूसरी बात हमने क्या देखा, जैसे ही हमने वाई का वर्ड देखा इस क्लॉज के साथ लिखा हुआ, तो वाई का वर्ड हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि ये कौन सी क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो क्लॉज हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्योंकि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज के लिए का होने से पहले क्या होना जरूरी है, डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। अब ये सेंटेंस में क्या कर रही है, आई डोंट नो एंड व्हाट आई डोंट नो। अब ये क्लॉज किस चीज का आंसर कर रही है, व्हाट का। तो जब ये व्हाट का आंसर कर रही है तो इसका मतलब ये सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का रोल प्ले कर रही है। तो इसको हम इसलिए क्या बोलेंगे बेटे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन सेंटेंस में फंक्शन किसका प्ले कर रही है, सेंटेंस में फंक्शन किसका प्ले कर रही है, नाउन का। इसी तरह देखेंगे द प्रॉब्लम इज। अब द प्रॉब्लम हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इज हमारे पास वर्ब आ गया, और हमें इसके लिए क्या, अब इज हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की जरूरत है, और इस लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी डोंट हैव इनफ टाइम। अब देखें वी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, डोंट हैव टाइम क्या आ गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया, क्लॉज है, और डेट इसको क्या बना रही है, डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसके बाद हमें हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक ऐसी नाउन क्लॉज है जो कि सेंटेंस में रोल प्ले कर रही है, किस चीज का, नाउन का। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, बात समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हमें बेसिक्स पता नहीं होती, हमें इतनी अच्छे तरीके से बेसिक्स बताई नहीं गई होती, और बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। जब वो क्लास में ये चीजें पढ़ रहे होते हैं तो या तो टीचर्स इनको सीरियसली नहीं पढ़ा रहे होते, या बच्चे इसको सीरियस ले ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो इन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएंगी बातें। आप देखें फिर वही बात उसी तरह हायरार्की चलेगी। किसी भी क्लॉज का डिपेंडेंट होना जरूरी है, क्या होने के लिए, नाउन क्लॉज होने के लिए, एडजेक्टिव क्लॉज होने के लिए, एडवर्बियल क्लॉज होने के लिए। अब देखिए एडजेक्टिव हम पढ़कर आते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, अब ऐसी क्लॉज, ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, उसके बारे में हमें मजीद डिटेल देगी, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देगी। हम ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज को बेटे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। अब जैसे देखें
आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई क्या है? सब्जेक्ट, बोरोड क्या है? वर्ब। अब क्लॉज बन गई और डेट रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। हु एक्सप्लेन्ड, हु रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा है? इसको क्या बना रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। वेयर आई ग्रू अप, अब आई क्या है? सब्जेक्ट, ग्रू अप क्या है? वर्ब, क्लॉज बन गया। और वेयर इसको क्या बना रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। अब ये तीनों डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुई है। अगर तो ये सेंटेंस में फंक्शन प्ले कर रही है सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का, तो ऐसी सूरत में तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऐसी सूरत में तो हम इसे क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज। लेकिन अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रही है तो देन हम इसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे देखें, द बुक इज वेरी यूजफुल। अगर आप 1 मिनट के लिए यहां से इस बात को छोड़ देते हैं, द टीचर इस बात को छोड़ दें, इज वेरी काइंड। द हाउस वेयर आई ग्रू अप हैज बीन सोल्ड। आप ये ब्रैकेट वाली बात को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे किसके मीनिंग पे फर्क पड़ रहा है या किसको मॉडिफाई कर रही है ये। देखिए, द बुक डेट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, किताब जो मैंने कहां से ली थी? लाइब्रेरी से ली थी। ये सारी की सारी जो क्लॉज है ये हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही है किसके बारे में? बुक के बारे में। द टीचर हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, टीचर जिसने लेसन एक्सप्लेन किया। ये सारी की सारी क्लॉज किसको एक्सप्लेन कर रही है? किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है? टीचर के बारे में। द हाउस वेयर आई ग्रू अप, घर जहां पर मैं बड़ा हुआ, मेरी परवरिश हुई। अब ये किसको मॉडिफाई करी है? किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? हाउस के बारे में। बुक क्या है? नाउन। टीचर क्या है? नाउन। हाउस क्या है? नाउन। और ये जो क्लॉज है ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, डिटेल दे रही है, मॉडिफाई कर रही है नाउन को। तो कोई भी ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगी, हम उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। जैसे यहां पर डेट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, वेयर आई ग्रू अप, ये तीनों हमारे पास बेटे सेंटेंस में क्या होंगी? इनको हम सेंटेंस में क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आपने क्लॉज याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आपने ये याद रखना है कि हम उसका रोल क्या प्ले करवा रहे हैं। जैसे देखें, हमारे पास जो एडवर्ब है, एडवर्ब हम अच्छे से समझते हैं कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो जब भी कोई क्लॉज, और अगेन क्लॉज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब भी कोई क्लॉज सेंटेंस में डिपेंडेंट होगी और डिपेंडेंट होने के साथ साथ वो मॉडिफाई करेगी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगी? एडवर्बियल क्लॉज। जैसे देखिए, और इसका सबसे बड़ी मैं आपको पहचान भी बता देता हूं कि इसमें सेंटेंस कंप्लीट होता है इनके बगैर भी। ठीक है, जैसे देखिए, आई स्टेड होम, ठीक है, आई विल कॉल यू, ही स्टडीड हार्ड। अब यहां तक तो हमारे पास सेंटेंस चला। अब देखें, इट वाज रेनिंग। अब इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, वाज रेनिंग क्या हो गया? वर्ब। इसका मतलब ये क्या है? क्लॉज है। अब ये क्लॉज है लेकिन बिकॉज का वर्ड इसको क्या बना रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज। आई सब्जेक्ट है, रीच क्या है? वर्ब है। अब ये भी हमारे पास क्या है? क्लॉज, लेकिन व्हेन इसको क्या बना रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज। ही क्या है? सब्जेक्ट, मे गेट क्या है? वर्ब, और डैश, सो डैट इसको क्या बना रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज होने के लिए सबसे पहली शर्त क्लॉज का क्या होना है? डिपेंडेंट होना है। और डिपेंडेंट, कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट कब होती है? जब उसके साथ या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया जाए या जब उसके साथ क्या यूज किया जाए? रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाए। इन दो सूरतों में आपकी क्लॉज डिपेंडेंट होगी। अब देखिए, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और हम देखेंगे सेंटेंस में किस लिए यूज होती हैं। देखिए, एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो हमें एक्शन के बारे में बताता है कि काम कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। ऐसे ही होता है ना हमारे पास। उसकी एक्सटेंशन क्या थी? कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ। तो ऐसी सूरत में जब कहां, क्यों, कैसे का आंसर करता है एक्शन के बारे में तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्बियल क्लॉज। अब जैसे देखिए, आई स्टेड होम, एंड व्हाई आई स्टेड होम? बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैंने ये एक्शन क्यों किया? क्योंकि क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी। अब ये जो क्लॉज है ये हमें आंसर कर रही है वाई के बारे में, एक्शन के वाई के बारे में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज। आई विल कॉल यू, एंड व्हेन आई विल कॉल यू, मैं कब आपको कॉल करूंगा जी?
मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो ये अगेन हम एक्शन के बारे में किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, व्हेन का। ही स्टडीज हार्ड सो दैट का मतलब क्या है, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब कोई भी क्लॉज हमें एक्शन के बारे में ये बता रही हो, कब काम, कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ, तो ऐसी सूरत में हम उस डिपेंडेंट क्लॉज को बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। क्लॉज में दो काइंड्स है, प्राइमरली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट की सब काइंड्स हमारे पास कौन सी है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और कौन सी क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। सेंटेंस में जब भी कोई क्लॉज सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के तौर पर रोल प्ले करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे, नाउन क्लॉज। सेंटेंस में कोई भी क्लॉज जब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी तो देन हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। और सेंटेंस में कोई भी क्लॉज जब वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी और हमें क्वेश्चन का आंसर करेगी व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का, तो इसका मतलब हम उसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज। लेकिन नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज के लिए किस चीज का होना जरूरी है, इनका क्या होना जरूरी है, इनका डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। और क्या चीजें सेंटेंस में क्लॉज को डिपेंडेंट बनाती हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ क्लॉज में हमारे पास क्या है, हमने कहा हमारे पास प्राइमरली दो टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज की सब काइंड्स हमारे पास कौन सी होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखें, आई नो, अब आई नो का क्या है जी, अब पहले आप देख रहे होंगे कि ही इज ऑनेस्ट क्या है, क्लॉज, और साथ क्या लिखा हुआ है, डेट। डेट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या बन गया है हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल के लिए। अब आई नो एंड व्हाट आई नो, व्हाट आई नो का मतलब क्या है कि मैं क्या जानता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। किसके ऑब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के तौर पे। जैसे मैं अगर फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं आई नो असलम, अब आई नो असलम का मतलब मैं असलम को जानता हूं। मैं क्या जानता हूं जी, असलम को जानता हूं। इसी तरह मैं क्या जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं ये बात जानता हूं कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो ऐसी सूरत में चूंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले करी है डिपेंडेंट क्लॉज, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। इसी तरह देखें, हु इज रनिंग, रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इसको क्या बना रहा होता है, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा होता है। द बॉय हु इज रनिंग, लड़का जो तेज भाग रहा है। अब हु इज रनिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो सेंटेंस में किस क्लॉज के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर। शी वेंट होम, वो घर चली गई। वो क्यों घर चली गई, बिकॉज शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। हम यहां पर किसके तौर पर इसको एडजेक्टिव, इस क्लॉज को यूज कर रहे हैं, एडवर्ब के तौर पर, क्योंकि ये किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, व्हाई का आंसर कर रहा है कि वो क्यों घर चली गई। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, अब देखें, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, वर्ब है, क्रिकेट एवरी डे हमारे पास पूरा प्रेडिकेट बनता है। इस सेंटेंस में टोटल क्लॉजेज ही कितनी है, एक क्लॉज है। जब सेंटेंस में एक क्लॉज होती है तो आपने याद रखना है वो क्लॉज हमारे पास कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और ऐसी सूरत में इंडिपेंडेंट की कोई सब काइंड्स नहीं होती हमारे पास। जस्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, और वट आई डोंट अंडरस्टैंड, वट यू मीन, मुझे क्या बात समझ नहीं आई है, मुझे क्या बात समझ नहीं आई है, जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम्हारा मतलब है। तो अगेन यहां पर आप देख रहे होंगे हमने इसको किसके तौर पर यूज किया, ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज होगी हमारे पास, नाउन क्लॉज। ये मैंने अभी आपको कहा ये थोड़ा सा टाइम लेता है बात समझने में। जब आप बात को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ज़हन में रख के और इसके साथ फिर आप मर्ज करते हैं ना क्लॉज को, जब आप दोनों चीजों को मर्ज करते हैं तो देन आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे फर्ज करें, अगर मैं व्हाट यू मीन की जगह पर कर देता हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड असलम, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं समझता। तो ऐसी सूरत में हमें यहां पर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट चाहिए, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। द बुक दैट इज ऑन द टेबल,
डेट इज ऑन द टेबल, जो पूरी क्लॉज है वो किसको मॉडिफाई कर रही है, बुक को। ये हमें किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, बुक के बारे में। तो डेफिनेटली जो नाउन प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें देगी क्लॉज, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। वी विल वेट, और हमें कब तक वेट करना है जी, अनटिल द टीचर अराइव, जब तक टीचर नहीं आ जाता, टीचर नहीं आ जाती। तो इसका मतलब जब हम व्हेन को आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब, और वैसे भी याद रखिएगा अनटिल अनलेस के साथ हमारे पास 99.9% यही होता है कि एडवर्बियल क्लॉज बनती है हमारे पास। उसके बाद देखिएगा दे आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, पूरे के पूरे सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, और जब सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है तो फिर आपने बेटे क्या करना होता है, फिर आपने समझ आना होता है कि वो एक क्लॉज हमारे पास 110% क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। क्योंकि अगर सेंटेंस में एक क्लॉज हो तो वो एक क्लॉज इंडिपेंडेंट ही हो सकती है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम सेंटेंस नहीं बनाते। अब वेयर योर फ्रेंड्स लिव, वेयर योर फ्रेंड लिव, अब पहली बात हम उसमें ये कर चुके थे, अगर आपको याद हो कि क्लॉज हमारे पास दो तरह की होती है। एक क्लॉज हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज। और फर्दर डिपेंडेंट जो क्लॉज होती है वो तीन तरह की होती है। एक हमारे पास क्या होती है, नाउन क्लॉज, एक हमारे पास क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज, और एक हमारे पास क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज। तो ये बात हम क्लॉज की काइंड्स में पढ़कर आए थे। तो सबसे पहले किसी भी क्लॉज का क्या होना जरूरी है, एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब होने के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी है। और डिपेंडेंट होने के लिए हमें या तो सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखना होता है, या हमने सेंटेंस में बेटे क्या देखना होता है, रिलेटिव प्रोनाउन देखना होता है। जैसे आप देख रहे होंगे सेंटेंसेस में वेयर है, हु है, इफ है, डेट है, वेयर है, वाइल है, ये या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं या हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये सारे इनको क्या बना रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहे हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज बना रहे हैं तो हम देखते जाएंगे कि फंक्शन कौन सा प्ले कर रही है। जैसे देखें, टेल मी डैश। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक करूं तो मैं बोलता हूं टेल मी दिस या टेल मी व्हाट। अब ये जो व्हाट वाला आंसर करेगा क्वेश्चन, वो क्या होता है, नाउन होता है, नाउन के तौर पर फंक्शन प्ले कर रहा होता है। जैसे देखें, टेल मी वेयर योर फ्रेंड लिव, मुझे क्या बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस में, ये क्लॉज सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रही है, नाउन के तौर पे। इसी तरह आगे चलेंगे क्वेश्चन 2 पे, सेंटेंस 2 पे सॉरी, द गर्ल हु हेल्प्ड मी। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये सेंटेंस में किसको डिफाइन कर रही है, किसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है, गर्ल के बारे में। तो गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देने वाले को, मॉडिफाई करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये क्लॉज चूंकि नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। इसी तरह यू कैन नॉट सक्सीड, और कब तक आप सक्सीड नहीं हो सकते, जब तक, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप काम नहीं करेंगे। यानी कि ये वाला काम कब तक नहीं हो सकता, जब तक ये वाला काम नहीं होगा। तो जब हमारे पास वर्ब यानी कि एक्शन कंडीशन होगा तो हमारे पास जो क्लॉज लिखी जाएगी वो बेटे कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। उसके बाद द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब ये जो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली है ये पूरे के पूरे सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, और जब एक ही क्लॉज होती है तो डेफिनेटली वो कौन सी क्लॉज होगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो एक इकलौता सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। माई होप इज, अब ये पक्का पीठा रूल याद रखिएगा, जब भी आप बी फॉर्म के बाद इज, एम, आर, वाज, वर के बाद लिखेंगे तो डेफिनेटली ये लिंकिंग वर्ब होता है, और इनके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट चाहिए होता है। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर कौन रोल प्ले करता है, नाउन रोल अपना प्ले करता है। तो यहां पर ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है सेंटेंस में नाउन के तौर पर फंक्शन कर रही है, इस वजह से हम इसे बेटे क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है द हाउस वेयर आई ग्रू अप। अब अगेन वही बात है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या कर रही है, ये हाउस को मॉडिफाई कर रही है, और हाउस को मॉडिफाई करने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। उसके बाद we stayed inside, and why we stayed inside, because while it was raining। तो यहां पर चूंकि एक्शन के बारे में आंसर कर रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा
थ्योरी पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इसको समझने में, लेकिन आपने याद रखना है अगर सेंटेंस में क्लॉज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रही है तो इसका मतलब वो क्लॉज हमारे पास क्या होगी, नाउन क्लॉज। अगर वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, तो देन वो हमारे पास क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर वो किसी एक्शन के बारे में हमें मजीद कुछ बता रही है तो देन हमारे पास वो क्या होगी बेटे, एडवर्ब क्लॉज होगी। और ये तीनों क्लॉजेज जो है ये सब काइंड्स होती हैं हमारे पास कौन सी क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज की। जब हम फ्रेज को डिफाइन करते हैं तो आप समझते हैं हम फ्रेज कहते हैं 2, 3, 4 वर्ड्स को जिनमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, यानी कि जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर हम डेफिनेटली उसको फ्रेज नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। और फ्रेज के अपने कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होते हैं। क्लॉज से तो हम सेंटेंस बना सकते हैं ना, जैसे हमने कहा कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या बना सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस बना सकते हैं। और हम डिपेंडेंट क्लॉज को भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़कर क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास फ्रेज के अपने कोई मीनिंग नहीं होते। और फ्रेज को मीनिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लॉज की जरूरत होती है सेंटेंस में। अब देखिए अब है क्या हमारे पास कि फ्रेज की काइंड्स है हमारे पास। अब देखिए पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे ही आपके पास क्लॉज का वर्ड आए ना तो आपने क्लॉज के वर्ड के लिए याद रखना है क्या कॉन्सेप्ट के सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जैसे ही फ्रेज आए तो आपने याद रखना है ये 2-3 वर्ड्स होंगे, 2-3-4 वर्ड्स होंगे, लेकिन इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा और इनमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, कोई भी ऐसी फ्रेज, देखिए जब आप बेसिक रूल को समझ लेते हैं ना, प्रिंसिपल रूल को समझ लेते हैं तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हमारे पास क्या है, हम पढ़ रहे हैं जी नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, जेरेंट फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। अब फ्रेज का वर्ड जहां पर भी आएगा हमें फौरन समझ आना चाहिए कि फ्रेज का तो मतलब ही क्या होता है, 2-3-4 वर्ड्स जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट मौजूद नहीं होता, ये रैंडम 2-3-4 वर्ड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए कोई भी ऐसी फ्रेज जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का रोल प्ले करे तो ऐसी सूरत में हम ऐसी फ्रेज को बेटे क्या बोलेंगे, हम ऐसी फ्रेज को क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। नाउन फ्रेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेंटेंस में नाउन का फंक्शन ही क्या होता है कि जो चीज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर या कंप्लीमेंट के तौर पर रोल प्ले कर रही होती है तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, नाउन बोल रहे होते हैं। तो कोई भी फ्रेज जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रही होगी हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। इसी तरह अगर कोई भी फ्रेज सेंटेंस में, अब अगेन वही बात है, जब फ्रेज समझ में आ जाएगा तो वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज समझना तो मुश्किल ही नहीं है। और फ्रेज का वर्ड जहां पर भी आए आपने याद रखना है फ्रेज का मतलब 2-3-4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसके अपने कोई मीनिंग नहीं होते, अपने इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होते। उसको मीनिंग के लिए जुड़ना पड़ता है किसी ना किसी क्लॉज के साथ, सेंटेंस में हिस्सा बनना पड़ता है क्लॉज का। अब देखिए वर्ब फ्रेज क्या है, वर्ब हमारे पास यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब होंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज है जो क्या करेगी, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, क्योंकि सेंटेंस में मॉडिफाई करने का फंक्शन ही किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है। इसी तरह अगर कोई एक्शन को मॉडिफाई करेगा, कोई वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वर्ब और एक्शन को मॉडिफाई करने की तरह अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगी, जिसमें प्रेपोजिशन प्लस नाउन दिया जाएगा और प्रेपोजिशन के साथ हमें लाजमी तौर पर क्या दिखा गया होगा, नाउन लिखा गया होगा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं इन द क्लास, ठीक है, ऑन द टेबल, ये हमारे पास क्या होता है, प्रेपोजिशन फ्रेज होती है। उसके बाद इंफिनिटिव के वर्ड को आप समझते हैं और इंफिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जो भी 2-3-4 वर्ड्स बनाए और उनमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव फ्रेज बोलेंगे। इनके साथ इसका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। इसी तरह जेरेंट
जेरेंड हम किसको बोलते हैं? जेरेंड हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को बोलते हैं। तो सेंटेंस में वो फ्रेज जो जेरेंड के साथ सेंटेंस में नाउन का फंक्शन प्ले कर रही होगी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रही होगी, तो देन बेटे हम उसको क्या बोलेंगे? जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। और पार्टिसिपल आप समझते हैं कि जब भी हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को या हम थर्ड फॉर्म को सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे ना, तो हम उसको बेटे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। और ऐसी फ्रेज जिसमें हेडवर्ड पार्टिसिपल होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। देखिए, नाउन फ्रेज होना, वर्ब फ्रेज होना, एडजेक्टिव फ्रेज या कोई भी फ्रेज होने का एक मीनिंग और भी याद रखिएगा कि उस फ्रेज में हेड वर्ड वो होगा। जैसे देखिए, नाउन फ्रेज में हेड वर्ड हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा। एडजेक्टिव में हमारे पास हेड वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इसी तरह एडवर्ब में हेड वर्ड हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब होगा। लेकिन ये तो सेकेंडरी आ जाता है कि जब आप देख के जस्टिफाई करने की कोशिश करें, गेस करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे पास क्या होता है? हमने फंक्शन को देखना है कि सेंटेंस में फंक्शन क्या प्ले कर रहा है, रोल क्या प्ले कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट वर्ब का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बता रहा है तो भी डेफिनेटली वो क्या है? वर्ब है। तो इस तरह हमने अपने फंक्शन को देखना है। देखिए, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हमें क्या कहती है कि कोई भी ऐसी फ्रेज जिसका हेड वर्ड हमारे पास नाउन होगा और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज बोलेंगे। अब जैसे देखिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द टॉल बॉय। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखिए, द टॉल बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये जो टॉल बॉय है, ये सारे का सारा सेंटेंस में ये जो फ्रेज है, सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही है? सब्जेक्ट का। और शी बॉट, व्हाट शी बॉट? शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इसमें हेडवर्ड हमारे पास क्या है? ड्रेस। इसमें हेडवर्ड हमारे पास क्या है? बॉय। और ये सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन कर रही है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। जब हेडवर्ड हमारे पास नाउन हो और सेंटेंस में वो फंक्शन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो, तो देन हम उसको बेटे क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज बोलते हैं। और मैं अगेन आपको बता दूं, जब भी फ्रेज का वर्ड आपके ज़हन में आए तो आपको याद रखना है, ये 2, 3, 4 वर्ड्स होंगे जिनका अपना इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता। ये सेंटेंस में लाजमी तौर पर इनमें से किसी ना किसी एक चीज के तौर पर फंक्शन प्ले करते हैं। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन प्ले करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास वर्ब फ्रेज। अगेन वही बात, वो फ्रेज जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता है और वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटे? वर्ब फ्रेज बोलते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस में है इज रीडिंग और हमारे पास सेंटेंसेस में है हैव बीन वर्किंग। ये फ्रेज हमारे पास दोनों क्या होंगी? ये हमारे पास वर्ब फ्रेज होंगी। आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा आसान है कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होगा, दोनों को हम क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। उसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज। अब वो फ्रेज जो सेंटेंस में मॉडिफाई कर रही होगी, और किसको मॉडिफाई कर रही होगी? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही होगी, जो कि फंक्शन है एक एडजेक्टिव का, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। और इसका हेडवर्ड हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे देखिए, हमारे पास है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में हमारा हेडवर्ड क्या है? फुल। और वेरी प्राउड, हमारा हेडवर्ड क्या है? वेरी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। तो ये हमारे पास क्या होंगी? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और वेरी प्राउड ऑफ हिज सक्सेस हमारे पास बेटे क्या होंगी? एडजेक्टिव फ्रेज होंगी। इसी तरह वो फ्रेज जो सेंटेंस में क्या करेगी? जो किसी एक्शन को, किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगी, हम उसको बेटे क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। जो हमें एडवर्ब के बारे में, जो हमें एक्शन के बारे में बताएगी कि काम कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। हमने क्लॉज में भी एडवर्ब पढ़ा, हमने वैसे भी एडवर्ब पढ़ा कि जहां पर भी एडवर्ब आ जाता है तो एडवर्ब का मतलब ही क्या होता है कि वो एक्शन वर्ब को क्या कर रहा होता है? मॉडिफाई कर रहा होता है। अब जैसे देखिए, शी वर्क्स, और वो कैसे काम करती है? वेरी क्विकली।
वी विल मीट, और कब मिलेंगे जी, इन द मॉर्निंग। अब ये दोनों वर्ड सेंटेंस में किसके तौर पर, ये दोनों फ्रेजेस सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन कर रहे हैं, एडवर्ब के तौर पर, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। कोई फ्रेज और सेंटेंस में एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रही होगी, रोल प्ले कर रही होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। इसी तरह आगे देखिएगा प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन फ्रेज में डेफिनेटली हमारी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, और प्रेपोजिशन के साथ हमें क्या चाहिए होगा, हमारा फ्रेज किससे स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशन से, और प्रेपोजिशन के साथ हमें उस प्रेपोजिशन का क्या चाहिए होगा बेटे, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। जैसे देखिए ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल में ऑन टेबल किसका ऑब्जेक्ट है, ऑन का। इसी तरह एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप किसका है हमारे पास, एट का ऑब्जेक्ट है। तो एट द बस स्टॉप और ऑन द टेबल हमारे पास बेटे क्या होगा, प्रेपोजिशन फ्रेज होगा। लेकिन यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, यहां पर एक बात इस तरह याद रखनी है, मैं आपका पेज चेंज कर रहा हूं। देखिए हमारे पास होती है प्रेपोजिशन फ्रेज, हमारे पास क्या होती है बेटे, प्रेपोजिशन फ्रेज होती है। और प्रेपोजिशन फ्रेज को हमने क्या कहा कि प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी, और प्रेपोजिशन के साथ उसको क्या चाहिए होगा, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। जैसे देखें अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूं, मैं कहता हूं द स्टूडेंट्स आर, इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूं द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। अब ये जो इन द क्लास है ये हमारे पास डेफिनेटली क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन फ्रेज कैसे है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी मौजूद है यहां पर, क्लास, जो कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इन द क्लास टेक्निकली हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन फ्रेज है। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है, आपको मुकम्मल बात पता होनी चाहिए जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखें कोई भी जो प्रेपोजिशन फ्रेज होती है ना, वो सेंटेंस में दो चीजों का रोल प्ले कर रही होती है। या तो वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही होती है, या वो सेंटेंस में एडवर्ब का रोल प्ले कर रही होती है। जब वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही होती है ना, तो देन हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। और अगर ये हमारे पास एडवर्ब का रोल प्ले कर रही हो तो देन हम इसको बेटे बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। यानी कि आपके पास सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन फ्रेज लिखी होती है, वो प्रेपोजिशन फ्रेज होने के साथ साथ या तो एडजेक्टिवल फ्रेज होगी या आपके पास एडवर्बियल फ्रेज होगी। जैसे देखें अभी इस सेंटेंस में हमने क्या कहा, हमने कहा इन द क्लास हमारे पास क्या है, इन द क्लास हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज है। क्योंकि प्रेपोजिशन फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुई और प्रेपोजिशन से स्टार्ट होने के साथ इसके पास क्या है, अपना ऑब्जेक्ट भी है। प्रेपोजिशन कौन सी है, इन, और ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, द क्लास। और ये दो एलिमेंट होते हैं जो इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज बनाते हैं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में टेक्निकली देखते हैं तो इन द क्लास सेंटेंस में फंक्शन प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है किसका, एडवर्ब का। एडवर्ब का रोल कैसे प्ले कर रही है, क्योंकि ये हमें सेंटेंस में बता रही है कि बच्चे कहां पर बैठे हुए हैं। अब इस एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज नहीं बोलेंगे, वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो सेंटेंस में एडवर्ब का रोल प्ले कर रही हो, हम उसको बेटे क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, याद रखिएगा। तो एडवर्बियल फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज किससे बनती है, कोई भी प्रेपोजिशन फ्रेज जो सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही हो, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। एडजेक्टिव का कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज, और अगर एडवर्ब का कर रही है तो हम उसको बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। अब जरा जैसे आप अपने एग्जांपल्स को देखिएगा। देखें हमारे पास क्या था, हमारे पास सेंटेंस में है कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल को हमने क्या बोल दिया, ऑन द टेबल को हमने बोल दिया कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो सेंटेंस में हमें क्या बता रही है कि बिल्ली कहां पर बैठी हुई है। इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडवर्ब का रोल प्ले कर रही है, तो देन हम इसको एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे ना, तो एडवर्बियल फ्रेज बोलने का मतलब ही क्या होगा
कि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज, वो प्रेपोजिशन फ्रेज जो सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रही होगी, एडवर्ब का। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही इज वेटिंग, और वो कहां पर वेट कर रहा है, एट द बस स्टॉप। अब अगर हम एट द बस स्टॉप को सिर्फ देखेंगे तो एट द बस स्टॉप हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, लेकिन सेंटेंस में किसके तौर पर रोल प्ले कर रही है, ये सेंटेंस में रोल प्ले कर रही है एडवर्ब का, क्योंकि हमें बता रही है कि एक्शन कहां पर टेक प्लेस हो रहा है। तो हम इसको प्रेपोजिशन फ्रेज के साथ साथ बेटे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज भी बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा, हमारी प्रेपोजिशन जो फ्रेज होती है वो सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही होती है या एडवर्ब का रोल प्ले कर रही होती है। एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही हो तो हम उसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे, और अगर वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रही हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। तो यहां पर आकर मैं आपको कह सकता हूं, जैसे देखिए अगर ऑन द टेबल और एट द बस स्टॉप में मैं आपसे पूछता हूं ये कौन सी फ्रेज है, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी है और ये एडवर्बियल फ्रेज भी है। तो यहां पर आकर मैं ऐसे पॉइंट पर जरूर कह सकता हूं कि मैं इसलिए कहता हूं कि पेपर में शायद चांसेस कम है कि काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रेज का क्वेश्चन पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा तो पेपर बनाने वाला आपसे कुछ ज्यादा ग्रामर डिमांड कर रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछेगा। अदरवाइज आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो बड़ी खूबसूरती के साथ, जैसे आपके पास नम्स में आया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में से आएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव से तो आप हर एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा वाकिफ है। हम क्या बोलते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, फ्रेज। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। और जब आप उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आप उसे दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना देंगे, तो वो आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगी। जैसे देखें हमारे पास है, शी वांट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड और ही केम टू हेल्प हिज फ्रेंड। इन्फिनेटिव आ गया और इन्फिनेटिव के साथ उसका ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेपोजिशन के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज बोलते हैं। इसी तरह अगर इन्फिनेटिव के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। और सेम इसी तरह अगर हमारे पास जेरेंड के साथ हमारे पास क्या आ जाए, उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। जैसे स्विमिंग जेरेंड आ गया और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, इन द पूल, या मतलब आप कह सकते हैं इन द पूल, वैसे ऑब्जेक्ट है तो नहीं इसका। उसके बाद हम कहते हैं रीडिंग स्टोरी बुक्स, ऑब्जेक्ट आ गया, जेरेंड आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। ऐसा दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो जेरेंड से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नाउन से स्टार्ट होगा, हम उसको बेटे क्या बोलेंगे, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। और आप याद रखिएगा पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल अब किसको बोलते हैं, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं ना, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे देखिए रनिंग अक्रॉस द रोड, यहां पर रनिंग जेरेंड नहीं है, बल्कि रनिंग क्या है हमारे पास, क्या यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह ब्रोकन बाय द स्टॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म को किसके तौर पर यूज किया गया, एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया है। और जब हम थर्ड फॉर्म या आईएनजी एडजेक्टिव को दो तीन वर्ड्स के साथ मिलाते हैं और फ्रेज बनाते हैं, तो ये कौन सी फ्रेज बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास बनेगी पार्टिसिपल फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज को तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है, वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना इंतहाई आसान होता है, नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई आसान होता है। फर्क सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हो सकती है, कंफ्यूजन अगर कहीं पर क्रिएट होगी तो कहां पर क्रिएट हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज में, एडवर्ब फ्रेज में और प्रेपोजिशन फ्रेज में। लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्रेपोजिशन फ्रेज जो होती है वो सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही होती है या एडवर्ब का रोल प्ले कर रही होती है, जिसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं या क्या बोलते हैं बेटे, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। तो ये है बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है वो 8 होती है, आपके सामने है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और खास तौर पर कोशिश करा करें कि सेंटेंस में इनके फंक्शन को समझ सके, क्योंकि अगर सेंटेंस में वर्ड्स का फंक्शन समझ में आ गया ना तो फिर आपके लिए कभी कोई मसला नहीं रहता टाइप्स ऑफ क्लॉजेस का और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस का। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी हो, तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।